हेलो दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सुपर कंडक्टर के बारे में। और सुपर कंडक्टर के जो अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, ऐसे जादुई संभावनाएं उनसे उभर सकती हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल और आप सभी लोग उससे परिचित हों ऐसी एक बात से। आप सभी लोगों ने ट्रांसमिशन लाइंस देखी होंगी बिजली की, बहुत ऊंची ऊंची, जो टावर जैसे बने होते हैं और उनसे तार लगा होता है और उन तार के माध्यम से बहुत दूर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली पहुंचाई जाती है, हजारों किलोमीटर दूर तक। आज दुनिया में पैदा होने वाली जितनी बिजली है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन के बाद ट्रांसमिशन और वितरण के दौरान नष्ट हो जाता है। इस ऊर्जा हानि का सबसे बड़ा कारण क्या है? रेसिस्टेंस। ये जिन वायर से होके ये बिजली हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनमें रेसिस्टेंस होता है और उन रेसिस्टेंस के कारण, यानी प्रतिरोध के कारण, उष्मा या अन्य दूसरे फॉर्म में जो विद्युत ऊर्जा है उसका नुकसान होता है। ठीक है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये जो पदार्थ हैं जिनमें रेसिस्टेंस है, उनका रेसिस्टेंस पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो क्या होगा? लगभग 100-150 सालों तक यही सवाल जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उनको परेशान करता रहा और एक खोज तक ले गया, और उसका नाम था सुपर कंडक्टिविटी। आज इसी सिद्धांत की मदद से एमआरआई जैसे चिकित्सा तकनीक हो या पार्टिकल एक्सेलरेटर, हम लोग बात करेंगे पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में भी, क्वांटम कंप्यूटर्स हो, मैग्लेव ट्रेन्स हो, और भविष्य के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे कि फ्यूजन रिएक्टर्स विकसित करने के संबंध में भी सुपर कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये सारे चीजों के बारे में हम बात कर पा रहे हैं, केवल बात नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इन पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न फिर से सामने आता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक साधारण धातु अचानक बिना किसी प्रतिरोध के बिजली प्रवाहित करने लगती है? सुपर कंडक्टर जैसे कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, या नॉन कंडक्टर होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर होते हैं। ये सारे तत्व के रूप में भी पाए जाते हैं। सुपर कंडक्टर के रूप में ऐसा कोई तत्व अभी तक पाया नहीं गया है, तो सुपर कंडक्टर हम लोग कृत्रिम कृत्रिम रूप से विकसित करते हैं, बनाते हैं, है ना? ऐसा कोई तत्व नहीं। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि ऐसा जो सामान्य कंडक्टर था उसमें ऐसा क्या बदलाव होता है कि वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। जो सामान्य कमरे के तापमान पे कोई वस्तु है, वो नॉर्मल कंडक्टर के जैसा काम कर रहा था, लेकिन अगर उसमें उसका तापमान अगर कम कर देते हैं तो फिर वो सुपर कंडक्टर के जैसा काम करने लगता है। क्या है पूरी कहानी? आइए इसी को विस्तार से इसी पर बात करते हैं। आज हम लोग इसकी केवल परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, ये वाली बात तो हम लोगों ने कर ली है ना। केवल परिभाषा के स्तर पे बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि ये क्या है कि रेसिस्टेंस अचानक जीरो हो जाता है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो सुपर कंडक्टर को जानने समझने में बहुत उपयोगी हैं। वो है जैसे कूपर पेयर, ठीक है, ये मिजनर इफेक्ट, आगे सब है। मिजनर इफेक्ट, कूपर पेयर, ये सब क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। ये किस तरह से सुपर कंडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, उसमें मदद करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सुपर कंडक्टर से या सुपर कंडक्टिविटी से क्वांटम फिजिक्स कनेक्टेड है। और क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, एमआरआई मशीन, मैगलेव ट्रेन, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, आइए बात करते हैं। बात शुरू हुई है रेसिस्टेंस से ही। ये कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का जो मामला है, इनका जो मेन चीज है वो है रेसिस्टेंस।
हमें ये समझना होगा, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्यों है। अब इस चीज को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप बाइक लेकर सड़क पे चल रहे हैं, लेकिन रास्ते पे हर थोड़ी दूरी पर गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर है, ट्रैफिक है, आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है। क्या होगा अगर आपकी गति कम होगी? समय अधिक लगेगा और ईंधन भी अधिक खर्च होगा। अब इसी उदाहरण को एक तार के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। धातु के तार के भीतर इलेक्ट्रॉन लगातार चलते रहते हैं, लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल खाली नहीं होता। रास्ते में उन्हें धातु के परमाणु मिलते हैं जो लगातार कंपन करते रहते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये जो भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल सेमीकंडक्टर जो भी हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लैटिस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। क्योंकि ठोस है तो नजदीक नजदीक होते हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं होते, इनमें रैंडम मोशन होता है। ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना। और रैंडम मोशन करते रहते हैं तो बार बार टकराते रहते हैं, आपस में भी टकराएंगे और जो इलेक्ट्रॉन इनसे गुजरने की कोशिश करेगा उनसे भी टकराएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन अपनी थोड़ी सी ऊर्जा खो देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर हुआ, ये जाएगा किसी न किसी से टकरा जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे टक्कर हुआ तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और यह ऊर्जा हीट यानी कि उष्मा के रूप में निकलती है। इसीलिए जब किसी तार से करंट बहता है, अभी बात किया था हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तो वो गर्म हो जाता है और इसी फॉर्म में ऊर्जा की हानि होने लगती है। यानी कि जिस फॉर्म में हम ले जाना चाहते थे एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और हम लोग जानते हैं, ओम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर परिभाषा की बात करें भी तो कौन सा ऐसा बहुत रॉकेट साइंस है। सबको पता है कि किसी भी तार में, किसी भी वायर में करंट के फ्लो या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बीच में जो रुकावट पैदा करने की स्थिति है, या जो उसका गुण है, या जो प्रॉपर्टी है, उसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, है ना। अब प्रश्न उठता है कि क्या रेसिस्टेंस को कम किया जा सकता है? तो उत्तर है हाँ। हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे रेसिस्टेंस को नॉर्मली कैसे, जब एरिया बढ़ा दिया जाता है वायर का तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। लेंथ कम कर दिया जाता है, एरिया बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस कम हो गया। लेंथ कम कर दिया तो रेसिस्टेंस कम हो गया। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस कम हो गया। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो टेम्परेचर वाला मामला है, इसको लेके चलते हैं। ये तो हम लोग ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, कि यदि किसी धातु का तापमान कम किया जाए तो परमाणु का कंपन क्या होता है, कम होने लगता है। ये मैंने उल्टा कर दिया है ऐसे, हाँ ठीक। कि अगर किसी धातु का तापमान कम किया जाए तो परमाणु का कंपन, उनके अंदर जो परमाणुक पार्टिकल्स हैं, कण है, उनका कंपन कम होने लगता है। कंपन कम होंगे तो टक्कर भी कम होगी और रेसिस्टेंस भी कम होगा, है ना। यहाँ टक्कर भी कम होगी और रेसिस्टेंस भी कम होगा। और एक बात और है कि कुछ ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं कि उनको अगर एक निश्चित तापमान के नीचे ले जाया जाता है तो एकाएक अचानक से पूरी तरह से उनका रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। ये है नॉर्मल जो कंडक्टर है, मेटल है, उसका ग्राफ। कि जैसे जैसे तापमान कम, इधर तापमान बढ़ रहा है ना, इधर जाने पर, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है।
तो यानी कि जैसे जैसे हम इधर आएंगे, इधर आने पे तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो तापमान कम होने की बात कर रहे हैं कि ये है नॉर्मल मेटल, इसमें तापमान जैसे जैसे कम हो जा रहा है इधर से इधर, तो क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस भी कम हो रहा है। ठीक, जीरो नहीं हो रहा रेसिस्टेंस। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जब तापमान कम होता है, इधर से इधर तापमान कम हो रहा है, तो तापमान कम होने के साथ एक ऐसा तापमान आता है जहां पर उनका जो रेसिस्टेंस है एकाएक जीरो हो जाता है। यहां पर रेसिस्टेंस एकाएक क्या हो गया, जीरो। ये विशिष्ट गुण है। ठीक है, अब इसी को समझिए। अब एक कॉन्सेप्ट रेसिस्टेंस के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही लिया, और रेसिस्टेंस जीरो हो जाए उसी को कहेंगे सुपर कंडक्टर। और भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। सुपर कंडक्टर में अगर हम बना पाए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ऊर्जा की हानि भी जीरो हो जाएगी। यानी कि जो करंट है बिना किसी रुकावट के बह सकेगा। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा है, वो वाला तापमान जहां पर रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। जैसे ही उस तापमान पे पहुंचते हैं या उससे नीचे पहुंचते हैं तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। यानी कि सुपर कंडक्टिविटी ऐसी अवस्था है जिसमें कोई पदार्थ एक निश्चित तापमान से नीचे पहुंचने पर, निश्चित तापमान कौन सा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। यानी अब इलेक्ट्रॉन चलते तो हैं लेकिन ऊर्जा बिल्कुल नहीं खाते। पहले क्या होता था कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये बेचारा जैसे ही आगे जाता है किसी न किसी से टक्कर हो जाता है इसका, और जैसे ही टक्कर होता है तो क्या होता है, एनर्जी कम हो जाता है। तो इसको पीछे से वोल्टेज लगातार देते रहते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता रहे, नहीं देंगे तो ये फिर वहीं रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सुपर कंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है एक बार उसको धक्का दे दिया वो जा ही रहा है, ऊर्जा बिल्कुल नहीं खो रहा है। ऊर्जा नहीं खो रहा है तो करंट क्या होगा, लगातार बह सकता है बिना किसी पावर लॉस के, करंट लगातार बह सकता है। ध्यान दीजिए, यह केवल रेसिस्टेंस कम होने की घटना नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल रेसिस्टेंस कम हुआ है, बल्कि यह पदार्थ की पूरी क्वांटम अवस्था जो स्थिति है उसमें ही परिवर्तन हो गया है। इसीलिए जो सुपर कंडक्टिविटी है इसको, उसको क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेनन कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, क्वांटम, अच्छा यहां लिखा हुआ है, क्वांटम फेज ट्रांजिशन होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेनन। ये ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्या हर ठंडी धातु सुपर कंडक्टर बन जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि हर कोई सुपर कंडक्टर नहीं पहुंच बन रहा था, बस कम हो जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा, है ना। यानी कि इसका जवाब है नहीं। हर पदार्थ का एक विशेष तापमान होता है, और उसी विशेष तापमान को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। जब तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होता है तब तो वो कैसा काम करता है, सामान्य, यहां से इधर तो कैसा काम करेगा, सामान्य मेटल के जैसा, सामान्य कंडक्टर के जैसा। ठीक है, और यहां से इधर कैसा होगा, तो सुपर कंडक्टर के जैसा। यानी कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होता है तापमान, तो पदार्थ सामान्य कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाता है, रेसिस्टेंस अचानक क्या हो जाता है, जीरो। ध्यान दीजिए, यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि
एकदम अचानक से हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्वांटम फेज ट्रांजिशन। एक एक बदलाव आ रहा है। अगर टेम्परेचर का मामला होता तो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता। केवल टेम्परेचर कम होने का मामला नहीं है सुपर कंडक्टिविटी। इसलिए इसको क्वांटम फेज ट्रांजिशन या क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेनन कहते हैं। ठीक है। अब क्वांटम फेज ट्रांजिशन क्या है? आपने सामान्य फेज चेंज देखा होगा। बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है, जैसे पानी उबलकर भाप बन जाता है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी में पदार्थ ठोस में ही रहता है, उसका आकार भी नहीं बदलता। उसकी क्वांटम अवस्था, आंतरिक रूप से जो उसकी क्वांटम अवस्था है वो बदल जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन का सामूहिक व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। यही है क्वांटम फेज ट्रांजिशन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ऐसा करते कैसे हैं? इसी का जवाब है कूपर पेयर। किस तरीके से ये क्वांटम फेज ट्रांजिशन होता है, इसी का जवाब है कूपर पेयर। कैसे होता है? देखिए, कूपर पेयर में क्या होता है कि एक बार आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लिए ये पॉजिटिव चार्ज का लैटिस है, जाल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, थोड़े से इधर की तरफ खिसक जाएंगे, है ना, इसके तरफ। अब दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। मामला यही है। देखिए, सामान्य धातु में क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन अकेले चलता है और अकेला होने के कारण बार बार क्या होता है, वो परमाणु से टकराता है। लेकिन सुपर कंडक्टर में दो इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना लेते हैं। इसी को कहते हैं कूपर पेयर। अभी मैं इनको समझाता हूं कि कैसे ये पेयर बनाते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, उन्हें तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, फिर पेयर कैसे बनाते हैं? यही पे जो मामला है, अब क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे हमें समझना होगा। अब एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरैक्शन। ये इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरैक्शन, अब इसको समझते हैं। कल्पना कीजिए पहला इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर से गुजर रहा है, ऐसा, ठीक इधर की तरफ जा रहा था। उसका नेगेटिव चार्ज आसपास के पॉजिटिव आयंस को क्या करेंगे, हल्का सा अपनी ओर खींच लेता है। इससे कुछ क्षण के लिए वहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव छात्र जो क्षेत्र है, जो इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन के चारों ओर डेवलप हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या दिख रहा है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या जाएगा, फिर जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनके चक्कर में, इनके अट्रैक्शन में ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। और फिर ऐसे ही एक पेयर के रूप में ऐसा ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। इसी को कहते हैं कूपर पेयर। हाँ, तो क्या बात हो रही थी कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वह उस पॉजिटिव क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाता है। देख लिया हमने। ध्यान दीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन सीधे एक दूसरे को नहीं खींच रहे हैं, है ना, उनके बीच क्रिस्टल लैटिस मध्यस्थ का काम करती है। ये जो क्रिस्टल लैटिस है पॉजिटिव चार्ज का, ये मध्यस्थ का काम कर रही है। ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरैक्शन। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरैक्शन। अब मामला फिर से फंस जाता है कि भाई आखिर ये फोनॉन क्या है। जिस प्रकार प्रकाश का जो क्वांटम है वो उसको फोटोन कहते हैं, उसी प्रकार जो क्रिस्टल लैटिस के कंपन का क्वांटम है, ये लैटिस जो है ये कंपन करता रहता है। तो ये जो जितने भी
क्रिस्टल लैटिस हैं उनका उनके कंपन का जो क्वांटम है, इकाई है, उसी को क्या कहते हैं? फोनॉन कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस के कंपन के क्वांटम को क्या कहते हैं? फोनॉन कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल वास्तव में सूक्ष्म स्तर पर लगातार कंपन कर रहा होता है। उस ऊर्जा, उस कंपन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोनॉन कहते हैं। यही फोनॉन दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रभावी आकर्षण बल उत्पन्न करता है ना? यही जो फोनॉन है ये क्या करता है? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कहाँ गया? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न करता है, और इसी से क्या बनता है? कूपर पेयर। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कूपर पेयर कैसे बनता है। ठीक। अब कूपर पेयर बन गया, अब इसके बाद क्या? ठीक है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पार्टिकल की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि पूरा पेयर एक क्वांटम वेव फंक्शन की तरह व्यवहार करता है। इस क्वांटम अवस्था में उन्हें परमाणुओं से टकराकर ऊर्जा खोना नहीं पड़ता। क्यों टकराएंगे? इन्होंने तो इतना एक तरीके से सॉलिडिफाई कर लिया है। अब इस सॉलिड मटेरियल के साथ ये जो बीच इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ता है ना, उसको मैनेज करता हुआ। ठीक। तो वो उसको टकराना ही नहीं पड़ता है। पूरा पेयर क्या होता है? क्वांटम वेव फंक्शन की तरह व्यवहार करता है। इस क्वांटम अवस्था में उन्हें परमाणुओं से टकराकर ऊर्जा खोना नहीं पड़ता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों कूपर पेयर्स होते हैं और एक ही क्वांटम स्टेट में वो होते हैं सारे के सारे, सामूहिक रूप से। और वो चलते भी है कैसे? सामूहिक रूप से। इसीलिए रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। टकराने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सुपर कंडक्टिविटी का। और मेनली किस चीज का से जुड़ा हुआ? ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच के एकाएक रेसिस्टेंस जीरो शो करने लगता है, उसके पीछे का। जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है या उसके नीचे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं? कूपर पेयर्स बना के वेव फॉर्म में आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर इनको किसी पार्टिकल से टकराना नहीं पड़ता है। फिर ये जो कूपर पेयर है टूट भी सकता है ना? अगर तापमान ऊपर हो जाए, उल्टा फ्लो करवा दें क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी ठंडा कर रहे थे अब गर्म करने लगे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही तापमान ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? कूपर पेयर टूट जाएगा। बहुत अधिक करंट फ्लो करवा देने पर भी ये जो कूपर पेयर होता है वो टूट जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र, बहुत अत्यधिक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रख देते हैं, तो भी ये जो लैटिस फॉर्म है उनको चेंज कर देता है, उनमें बदलाव लेके आ जाता है। इसी के कारण जो कूपर पेयर है वो टूट जाता है। ठीक है, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर कंडक्टिविटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, और वो क्या है? मिजनर इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है मिजनर इफेक्ट? अब देखिए, फिर से एक सवाल उठाते हैं कि ये जो अभी तक हम लोगों ने बात किया सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, है ना, कूपर पेयर के बारे में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जैसे ही पहुंच जाते हैं तो ये अलग तरह का बिहेवियर शो करने लगता है। आपने देखा, केवल टेम्परेचर कम करने का मामला नहीं था, टेम्परेचर कम करने पे तो एक नॉर्मल कंडक्टर यहां पहुंच जा रहा था, लेकिन जो सुपर कंडक्टर वाला मटेरियल है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचते हैं तो वो अलग तरह का बिहेवियर शो करने लगता है। उसी तरह एक और कॉन्सेप्ट और एक और बिहेवियर शो करता है सुपर कंडक्टर, उसको कहते हैं मिजनर इफेक्ट। ये क्या है मिजनर इफेक्ट? तो देखिए, सुपर कंडक्टिविटी की सबसे अद्भुत विशेषता है ये, सामान्य पदार्थ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को अपने भीतर प्रवेश करने देता है। मान लीजिए कि ये पदार्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इसके भीतर से आर पार होके निकल जाती है। ठीक। ये जो सुपर कंडक्टर है, ये अपने आर पार नहीं होने देता, घूम के जाना पड़ेगा।
ऐसे, यानी कि ये अपने भीतर से मैग्नेटिक फील्ड, अपने भीतर मैग्नेटिक फील्ड को प्रवेश नहीं करने देता है, बाहर निकाल देता है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी विशिष्ट गुण को क्या कहते हैं? मिजनर इफेक्ट। और ये सुपर कंडक्टर का, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बहुत ही अद्भुत गुण है, विशेषता है। ठीक है, अब आइए कि इन दोनों प्रभावों से, ये जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, इनके कारण हम ये जो सुपर कंडक्टर है इनका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। अब सुपर कंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग देखते हैं। पहला है एमआरआई मशीन में। देखो एमआरआई मशीन कैसे काम करता है। एमआरआई मशीन में एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट की जरूरत होती है। आइए अब देखते हैं कि सुपर कंडक्टर का उपयोग क्या क्या है ना। तो सबसे पहला है एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन में क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट की जरूरत होती है। अब देखो, बहुत शक्तिशाली मैग्नेट की जरूरत है, ठीक है। अब बहुत शक्तिशाली मैग्नेट कैसे बनाते हैं? मेटल, और मेटल के ऊपर क्या लपेटते हैं? क्वाइल। और इस क्वाइल को जब पॉजिटिव और नेगेटिव करंट फ्लो करवाते हैं तो ये क्या करता है? जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, ये जो अंदर का मटेरियल है, कंडक्टर है, वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर सकता है। यही होता है, इतना आप लोगों को पता है। अब बहुत शक्तिशाली मैग्नेट बनाने के लिए क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में करंट फ्लो करवाना होगा। मान लीजिए कॉपर का वायर है, बहुत ज्यादा अगर करंट फ्लो करवाएंगे, अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करवाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? हीट बहुत ज्यादा होगा। ये जो वायर है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा? ये जल जाएगा। यानी कि उस लिमिट के आगे करंट फ्लो करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? सुपर कंडक्टर यहीं पे काम आएगा। अब ये जो वायर है, ये कॉपर की जगह पे क्या कर दिया? सुपर कंडक्टर का उपयोग कर लिया। अब जो सुपर कंडक्टर है, इससे तो चाहे जितना अमाउंट में करंट फ्लो करवाओ, रेसिस्टेंस जीरो है, रेसिस्टेंस जीरो है तो हीट में क्या होगा? जीरो। तो रेसिस्टेंस नहीं है, हीट नहीं होगा, तो फिर करंट फ्लो करवाओ तो ज्यादा बड़ी मात्रा में करंट फ्लो करवा सकते हैं इसके अंदर से, और उसके माध्यम से ज्यादा बड़ा, ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये जो मैग्नेट है उतने मजबूत मैग्नेट के, शक्तिशाली मैग्नेट के रूप में काम करेगा। और एमआरआई मशीन में फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एमआरआई मशीन कैसे काम कर सकता है उसको हम अलग से देख लेंगे। यहाँ पर केवल इसके मैग्नेट के बारे में, सुपर कंडक्टर का क्या उपयोग है एमआरआई मशीन में, केवल हम उतनी बात कर रहे हैं। मैगलेव ट्रेन, आप लोगों ने देखा होगा, मैगलेव ट्रेन के बारे में जानते होंगे। क्या होता है मैगलेव ट्रेन? उसमें ये होता है कि ये पटरी है, और जो मैगलेव ट्रेन होगा वो क्या होगा? इन पटरियों से ऊपर रह के चलेगा। ये मैगलेव ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रैक हो गया। अब ये जब यहां पर क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं है, टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। टच क्यों नहीं करेगा? ये फोटो देखिए, ये है पटरी, ट्रैक, और ये है ट्रेन। ये जो मिजनर इफेक्ट है, मिजनर इफेक्ट के कारण ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को घुसने नहीं देता है, उसको पार नहीं होने देता है। तो क्या होगा? ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है यहाँ पर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बना के रखेगा कि ये कोई भी मेटल इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। या एक मेटल है, जो मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। जैसे ही सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के पास वो आता है,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर जाने नहीं देगा। यानी कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों में से एक मटेरियल ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पार नहीं होने देता है। तो फिर क्या होगा? हवा में झूलता रहेगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है मैग्लेव ट्रेन। क्वांटम कंप्यूटर में कैसे काम करेगा? देखिए, क्वांटम कंप्यूटर में बहुत बड़ी चीज होती है। ये मैग्लेव ट्रेन का क्या होता है? फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, स्पीड ज्यादा होगी, ये सारी चीज ठीक है, हम लोग जानते हैं। काम कैसे करता है सुपर कंडक्टर, यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करता है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर दो तरह की चीज है। देखो, क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम क्यूबिट्स का फ्लो होता है ना। जो नॉर्मली बिट्स का फ्लो होता है, यहाँ क्यूबिट्स का फ्लो होता है। तो क्यूबिट्स के फ्लो के लिए जरूरी है कि उनके बीच में कोई रुकावट ना पैदा हो, क्योंकि जैसे ही कोई रुकावट पैदा होगी तो फिर इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी हो सकता है। तो वो जो क्यूबिट्स हैं वो बिना रुकावट के एक जगह से दूसरे जगह पे, एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि वो सुपर कंडक्टिंग जो वायर है उनका प्रयोग किया जाए। दूसरा, जो क्यूबिट्स हैं इनको बनाने के लिए भी अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट अभी आगे आ रहे हैं। इन क्यूबिट्स को बनाने में भी सुपर कंडक्टर का काम होता है। ठीक। फ्यूजन रिएक्टर जो है इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है फ्यूजन रिएक्टर? देखिए, फ्यूजन रिएक्टर आप लोगों को पता है कि फ्यूजन रिएक्टर में क्या होता है? दो छोटे नाभिक मिलके बड़े नाभिक यानी कि दो हाइड्रोजन मिलके क्या करते हैं? हीलियम बनाते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है। अब एक चीज देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिली और बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है, तो जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, वो कौन से स्टेट में पहुंच जाता है? प्लाज्मा स्टेट में। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक। अब ये जो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा गर्म है। ये क्या है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है और बहुत ज्यादा गर्म है। अब कोई भी बर्तन में इसको रखेंगे कैसे? कौन सी चीज का बर्तन बनाए, कौन से मटेरियल का बर्तन बनाए? कोई भी मटेरियल का बर्तन बनाएंगे वो इसको क्या करेगा? पिघला देगा। ये इतना गर्म है, प्लाज्मा स्टेट में है, इतना ज्यादा तापमान है, कोई भी बर्तन में रखेंगे, बर्तन को क्या करेगा? गला देगा। अब एक यहीं पे कॉन्सेप्ट काम आता है सुपर कंडक्टर का, जो मिजनर इफेक्ट है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मटेरियल है बर्तन का, ये सुपर कंडक्टर का बना देते हैं। जैसे ही सुपर कंडक्टर का बना देते हैं तो क्या होता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? सुपर कंडक्टर मटेरियल। ठीक। अब ये सुपर कंडक्टर मटेरियल के बीच में यहाँ पे क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को ये जाने नहीं देगा अपने अंदर तो घुसने देगा नहीं। तो ये जो मटेरियल है प्लाज्मा स्टेट में, ये प्लाज्मा स्टेट वाला मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? ये वाला जो बर्तन है इससे टच ही नहीं हो पाएगा। ये जो बर्तन है इससे टच नहीं हो पाएगा। जब टच ही नहीं हो पाएगा तो वो जो इतना गर्म है जिसको संभालने में दिक्कत हो रही थी, जब वो टच नहीं हो पाएगा तो बर्तन को नहीं गला पाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि भविष्य में जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से या ऊर्जा उत्पन्न करने की बात होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, अभी फ्यूजन रिएक्टर्स है ना, तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बनाने की बात होगी तो इस तरह के बर्तन की हमें जरूरत होगी। और इस तरह के बर्तन को बनाने में कौन अभी के हिसाब से कौन उपयोगी होगा? सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर का कौन सा गुण? मिजनर इफेक्ट। ठीक है। अब यही मेन आइडियाज थे, मेन कॉन्सेप्ट थे सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है। इस वाले लेक्चर में इतना ही। आपका अगर कोई प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में आपके डाउट्स को, आपके कंफ्यूजन को दूर करें।
ठीक है, इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू वेरी मच।